हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको उसके जनरल कैरेक्टर्स जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और एटॉमिक रेडियाई के बारे में और आयनिक रेडियाई के बारे में बताया। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, उन एक्सेप्शन के बारे में बताया। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं उसी में ही, यानी कि उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। वो आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन कैसे होता है उस पे एनसीईआरटी ने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बना करके उन्होंने एग्जाम में दिया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना टॉपिक क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है ये हमें पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में ये कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की कुछ आउटर मोस्ट सेल होती हैं और इस आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमने जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड, the energy required the energy required to remove an electron in किसमें से, isolated gaseous and neutral atom आइसोलेटेड का मीन्स होता है वन एटम, जिसे हम आइसोलेटेड बोल रहे हैं वो क्या है, वो वन एटम है। और आइसोलेटेड गैसियस होना चाहिए, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, तब जा करके ये होगा। अब हमें देखना है, इसने कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड का मीन्स क्या है कि हम एक पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड का मीन्स होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसे पता चलता है कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी है। और रिक्वायर्ड एनर्जी होने की वजह से नहीं कि उसको एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मीन्स है कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है। अब ये हमारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगी कि ये एनर्जी है। अब हम क्या चलते हैं इसमें आगे, ये ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है और नीचे से ऊपर चलने पर क्या होता है, ये बात देख लेते हैं, जैसे ग्रुप में हमने उसमें किया था। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या वेरिएशन आता है। तो हम लिख रहे हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो डिक्रीज होती है एज इंक्रीज एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है किसमें, लेफ्ट टू राइट चलने पर, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हमने पता है कि जेड इफेक्टिव की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होगा, वो ऐसे करने लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से क्लोज पैक्ड हो गया और उसको रिमूव करने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी का अमाउंट ज्यादा होगा, इसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट टू राइट चलने पर जो हमने बताया, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी दो पॉइंट पर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है,
फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। अगर हमारा साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो कम होती है। इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर साइज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा कि इट्स डिपेंड्स किस पे डिपेंड कर रही है, इट्स डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम डी सबसेल की बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल की, तो ये डी ऑर्बिटल कैसा है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड बना ले इसका 1 2 3 4 5। इसके बाद नेक्स्ट हम बना रहे हैं कि ये फुल फील्ड है, ये फुल फील्ड बना लेते हैं। तो फुल फील्ड कैसे हो गए, ये बना लिए। तो इसमें क्या है कि ये फुल फील्ड है, ये फुल्ली फील्ड है, और फुल्ली फील्ड होने की वजह से ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और इसकी वजह से ये डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिएगी, इस तरह का पॉइंट भी होता है। तो चलिए अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि कौन कैसा होता है। ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि हमें लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चले तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी दो कैटेगरी पर डिपेंड कर रही है, कि साइज पर डिपेंड कर रही है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रही है। तो इन्हीं से रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम चल रहे हैं आगे जा करके कि ग्रुप में क्या हो रहा है। ये तो लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, हम पीरियड में चल रहे थे किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम लेफ्ट टू वो डाउन जा रहे हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होता है, देखिए ग्रुप में क्या है, इन ग्रुप में 3D 4D सीरीज है हमारी, 3D 4D और 5D। जैसे हम 3D से 4D में आ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या था, यहाँ पर हमने कहा साइज लिख रहे हैं, तो साइज क्या था, वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। फिर यहाँ जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे क्या दिया कि जो हमारा साइज है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स यहाँ आयनाइजेशन एंथैल्पी की एनर्जी का वो क्या रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की हम बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर जाने के बाद साइज डिक्रीज भी हो रहा है और साइज कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इस बेसिस पर हमारा अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। बस इस बात पर हमने ध्यान देना है। अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पर सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर लिख रहे हैं कि आउट ऑफ एमएन एंड एफई। क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ एमएन एंड एफई, दो एलिमेंट्स पे बात की कि एमएन और एफई पे बात की है, विच हैज हायर IE3 वाई। ये पूछ रहा है कि किसका Fe में और Fe में और Mn में किसकी आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, ये रीजन बताया है इसमें। तो चलिए बात करते हैं कि किसकी ज्यादा होगी किसकी नहीं होगी। तो फर्स्ट हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ना है कि इसने बताया कि Mn में और Fe में किसकी ज्यादा होती है। तो Mn की बात कर लेते हैं। हमारा Mn का एटॉमिक नंबर कितना है, 25। Mn का एटॉमिक नंबर 25 है। तो नियरेस्ट कौन होता है इसका, आर्गन होगा 18 वाला। तो हमने AR कर लिया 18। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है 3D5 और 4s2। ये करते हैं। जैसे हमने इस Mn को काय में कन्वर्ट किया,
Mn को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से फर्स्ट IE1 करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो Mn काय में कन्वर्ट हो गया 1+ में, और 1+ में कन्वर्ट हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आएगा 3d5 4s1। देन हमने फिर इसका IE सेकंड किया, एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो ये काय में कन्वर्ट हो गया Mn2+ में, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 और 4s0। और 3d5 क्या है, ये हाफ फिल्ड हो गया, और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये कैसा हो जाता है स्टेबल। ये बात हमारी समझ आ गई। देन Fe देख रहे हैं, ये फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस में हमने Fe को देखा, Fe कितना है 26 है, 26 का हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो क्या आता है 3d5 और 4s 3d6 आएगा और 4s2 आएगा। जैसे हमने इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Fe क्या बन गया 1+, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया 3d6 और 4s1। देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन और लूज कर लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर Fe पे कितने चार्ज आ गए 2 चार्ज आ गए, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया वो आया 3d6 और 4s0। अब ये तो इजीली अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो हमने देखना है कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया, और इसी बात पर लिख सकते हैं हम क्या कि इन Mn एंड Fe, Mn एंड Fe में किसका आयनाइजेशन एनर्जी, जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी है। तो हम लिख देंगे आगे Fe एंड Mn, Mn हैज या Mn है, हाँ ऐसे लिख लेंगे, Mn हैज हाईएस्ट IE थर्ड एंथैल्पी। बिकॉज क्यों करता है ऐसा, क्योंकि उसके पास अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो इस तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी के बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आपने, जो नहीं होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी और मैं ऐसे बना करके आपको उसको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।